नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्टडी वाईफाई जीके की दुनिया। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं भारत की भाषाएं एवं लिपियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। जी तो भारत की भाषाएं एवं लिपियों से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए मैं लेकर आया हूं, जो कि अनेक प्रकार के एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा सहायक होने वाला है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने हमारे चैनल स्टडी वाईफाई जीके की दुनिया को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे के दिए गए रेड बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बगल वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। और दोस्तों जी, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा ताकि हर किसी को ये वीडियो मिल सके। तो चलिए दोस्तों, समय को ना गवाते हुए स्टार्ट करेंगे हम आज के इस वीडियो को। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो है, कहा जा रहा है भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राज्य, जी हाँ, तो भारत के राज्य भाषा क्या है? तो भारत का जो राज्य भाषा है वो हिंदी है। जी हाँ, तो हिंदी जो है संविधान के अनुसार भारत का राज्य भाषा यानी कि राष्ट्रीय भाषा है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है भारत के संबंध में, जी हाँ, तो भारत के संबंध में हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? जी हाँ, तो हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जो है वो किसने किया? तो अमीर खुसरो ने किया था। जी हाँ, तो अमीर खुसरो ने सर्वप्रथम हिंदी शब्द का प्रयोग भारत के संबंध में किया था। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है भारत की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? जी हाँ, तो भारत की जो सबसे प्राचीन भाषा है वो कौन सी है? तो भारत की सबसे प्राचीन भाषा प्राकृत भाषा है। जी हाँ, तो प्राकृत भाषा जो है सबसे प्राचीन भाषा मानी जाती है। हमारा अगला प्रश्न जो है, कहा जा रहा है भारतीय संविधान में, जी हाँ, तो भारतीय संविधान में हिंदी को क्या कहा गया है? जी हाँ, तो भारतीय संविधान में हिंदी को क्या कहा गया है? तो राजभाषा। जी हाँ, तो राजभाषा कहा गया यानी कि राष्ट्रीय भाषा के रूप में संविधान में से कहा गया है। हमारा अगला प्रश्न जो है, कहा जा रहा है हिंदी को, जी हाँ, तो हिंदी को राजभाषा कब घोषित किया गया? जी हाँ, तो हिंदी को जो है राजभाषा कब घोषित किया गया? तो 26 जनवरी 1965 ईस्वी को। जी हाँ, तो 26 जनवरी 1965 ईस्वी को हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया। हमारा अगला प्रश्न जो है, कहा जा रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, संविधान की 8वीं अनुसूची में मूलतः कितनी भाषाएं शामिल थी? जी हाँ, तो संविधान की जो 8वीं अनुसूची थी उसमें मूलतः कितनी भाषाएं शामिल थी? तो उसमें 14 भाषाएं जो है वो शामिल थी। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है संविधान की 8वीं अनुसूची में, जी हाँ, तो संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल थे? तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं थी और मूलतः 8वीं अनुसूची में, जी हाँ, तो मूलतः यानी कि संविधान जब बना था तब 14 भाषाएं थी और अगर बाद में बोला जाए कि शामिल कितने थे तो वो 22, क्योंकि 8 भाषाओं को जोड़ा गया था। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है भारतीय भाषाओं को कितने प्रमुख वर्गों में बांटा गया है? तो भारतीय भाषाओं को 4 प्रमुख वर्गों में जो है बांटा गया है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाई समूह कौन सा है? जी, तो भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाई समूह जो है वो कौन सा है? तो इंडो आर्यन। जी, तो इंडो आर्यन जो है वो सबसे अधिक बोले यानी भाषाई समूह है। हमारा अगला प्रश्न है भारत में सबसे कम बोले जाने वाली भाषाई समूह कौन सी है? जी, तो सबसे कम, जी, तो सबसे कम बोली जाने वाली भाषाई समूह कौन सी है? तो चीनी तिब्बती। जी, तो चीनी या तिब्बती जो है वो सबसे कम बोली जाने वाली भाषाई समूह है। हमारा अगला प्रश्न जो है, कहा जा रहा है द्रविड़ भाषाओं में, जी, तो द्रविड़ भाषाओं में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा जो है वो तेलुगु है द्रविड़ भाषाओं में। हमारा अगला प्रश्न जो है, कहा जा रहा है किस भाषा परिवार को सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है? जी, तो किस भाषा परिवार को जो है सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है? तो तमिल को। जी, तो तमिल को जो है सभी भाषाओं की जननी
कहा जाता है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है चीनी तिब्बती समूह। जी हाँ, तो चीनी तिब्बती समूह की भाषाओं को बोलने वाले को क्या कहा जाता है? तो चीनी तिब्बती समूह के बोलने वाले को निषाद कहा जाता है। जी हाँ, तो निषाद कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है आस्ट्रिक। जी हाँ, तो आस्ट्रिक भाषा समूह की भाषाओं को बोलने वाले को क्या कहा जाता है? तो उसे किरात कहा जाता है। जी हाँ, तो किरात कहा जाता है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? जी हाँ, तो केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान जो है वो कहाँ स्थित है? तो ये जो है आपका मैसूर में स्थित है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है किस भाषा को भारतीय आर्य भाषाओं की जननी, भारतीय आर्य संस्कृति का आधार, देव भाषा आदि नामों से जाना जाता है? तो ये जो है संस्कृत को। जी हाँ, तो संस्कृत को भारतीय आर्य भाषाओं की जननी, भारतीय आर्य संस्कृति का आधार और देव भाषा इत्यादि के नाम से जाना जाता है संस्कृत को। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है उर्दू किस भाषा का शब्द है? तो उर्दू जो है तुर्की भाषा का शब्द है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल काल की राजकीय भाषा क्या थी? यानी कि मुगल काल में कौन सी भाषा बोली जाती थी? तो फारसी। जी हाँ, तो मुगल काल में जितने भी ऑफिशियली वर्क होता था वो फारसी में होता था। हमारा अगला प्रश्न है मुगल काल में किस भाषा को रेखता कहा जाता था? जी हाँ, तो किस भाषा को रेखता कहा जाता था? तो उर्दू भाषा को रेखता के नाम से वहाँ जाना जाता था। हमारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है हिंदी भाषा बोलने वाले, जी हाँ, तो हिंदी भाषा बोलने वाले भारतीयों की प्रतिशतता कितनी लगभग है? तो ये जो है ये 40% है भारत में हिंदी भाषा बोलने वाले की प्रतिशतता। हमारे अगला प्रश्न की ओर चलेंगे। हमारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है हिंदी के, जी हाँ, तो हिंदी के पश्चात भारत की दूसरी सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो बांग्ला। जी हाँ, तो बांग्ला जो है हिंदी के बाद सर्वाधिक बोली जाती है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है देश में किस राज्य में, जी हाँ, तो देश में किस राज्य में संस्कृत भाषा को द्वितीय राज्य भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? तो उत्तराखंड को। जी हाँ, तो उत्तराखंड को जो है द्वितीय राजभाषा के रूप में संस्कृत प्रदान किया गया है। हमारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है दक्षिण भारत की सर्वाधिक प्राचीन भाषा कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सर्वाधिक प्राचीन भाषा जो है वो तमिल है। जी हाँ, तो दक्षिण भारत की सबसे प्राचीन भाषा तमिल है। हमारा अगला प्रश्न है कहा जा रहा है भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट के नाम से जाना जाता है? जी हाँ, तो ध्यान दीजिएगा इटालियन ऑफ द ईस्ट के नाम से भारत की किस भाषा को जाना जाता है? तो तेलुगु को। जी हाँ, तो तेलुगु को जो है भारत का इटालियन ऑफ द ईस्ट भाषा के नाम से जाना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की तीसरी सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो भारत की सर्वाधिक तीसरी बोली जाने वाली भाषा जो है वो है तेलुगु। जी हाँ, तो पहले नंबर पे था आपका हिंदी, दूसरे नंबर पे था तमिल और तीसरे नंबर पे है आपका तेलुगु। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है देश का, जी हाँ, तो देश के एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो नागालैंड। जी हाँ, तो नागालैंड की जो राजभाषा है वो अंग्रेजी है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है देश में डोंगरी भाषा मुख्य रूप से कहाँ बोली जाती है? तो डोंगरी भाषा जो है मुख्य रूप से आपको जम्मू कश्मीर में बोलने को मिल जाती है, यानी कि वहाँ पे डोंगरी भाषा बोली जाती है। हमारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है किस भाषा, जी हाँ, तो किस भाषा को भारतीय सरकार द्वारा श्रेय भाषा का दर्जा दिया गया है? तो श्रेय भाषा का दर्जा जो है तमिल को दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है कौन सा राज्य उर्दू को अपनी सरकारी भाषा के रूप में स्वीकृति प्रदान किया है? तो उर्दू को सरकारी भाषा के रूप में जम्मू कश्मीर ने प्रदान किया है। हमारा अगला प्रश्न है भारत के किस प्रांत में अपनी सरकारी भाषा बोली जाती है? यह तो अपनी सरकारी भाषा बोली जाती है तो महाराष्ट्र और गोवा में। यह तो महाराष्ट्र और गोवा में जो है अपनी सरकारी भाषा बोली जाती है। हमारा अगला प्रश्न है लक्षद्वीप समूह के
मिनिकॉय द्वीप की भाषा क्या है? तो मिनिकॉय द्वीप की भाषा जो है वो है माहल। यह तो माहल भाषा जो है लक्षद्वीप समूह के मिनिकॉय द्वीप पर बोली जाती है, यानी कि वहाँ की भाषा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा कौन सी है? तो आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा जो है वो तेलुगु है। हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, केरल की राजकीय भाषा कौन सी है? तो केरल की राजकीय भाषा जो है वो मलयालम है। जी हाँ, तो केरल की राजकीय भाषा मलयालम है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपुरा की राजभाषा क्या है? तो त्रिपुरा की जो राजभाषा है वो बांग्ला है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की सबसे प्राचीन लिपि कौन सी है? तो भारत की सबसे प्राचीन लिपि जो है आपकी ब्राह्मणी लिपि है। जी हाँ, तो ब्राह्मणी लिपि सबसे प्राचीन लिपि है। चलेंगे अब अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है, आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप क्या है? तो आधुनिक देवनागरी लिपि का जो प्राचीन रूप है वो ब्राह्मणी है। हमारा अगला प्रश्न है, किस लिपि को, जी हाँ, तो किस लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है? तो ब्राह्मणी लिपि को जो है सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है। चल लेते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है, ब्राह्मणी लिपि लिखी जाती है। तो ब्राह्मणी लिपि किस ओर से किस ओर लिखी जाती है? तो बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ब्राह्मणी लिपि जो है बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती है। हमारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, प्राचीन ब्राह्मणी लिपि, जी हाँ, तो प्राचीन ब्राह्मणी लिपि का अर्थ निकालने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो जेम्स प्रिंसेप। जी हाँ, तो जेम्स प्रिंसेप जो था वो प्राचीन ब्राह्मणी लिपि का अर्थ निकालने वाला प्रथम व्यक्ति था। हमारा अगला प्रश्न है, बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में कितनी लिपियों का उल्लेख मिलता है? तो इसमें जो है 64 लिपियों का जो है उल्लेख मिलता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है, जैन सूत्र में कितनी लिपियों का उल्लेख है? तो जैन सूत्र में जो है 18 लिपियों का उल्लेख मिलता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस काल की लिपि को चित्र अक्षर लिपि कहा जाता था? तो चित्राक्षर लिपि जो है हड़प्पा काल की लिपि को कहा जाता था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, खरोष्टी लिपि लिखी जाती है। तो खरोष्टी लिपि जो है दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है, यानी कि आपको उल्टी लिखी जाती है। हमारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, पंजाबी भाषा, जी हाँ, तो पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो पंजाबी भाषा जो है गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। जी हाँ, तो ध्यान दीजिएगा, पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी जो है आपका देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक, जी हाँ, तो अशोक का मनसेहरा तथा साहबगढ़ी अभिलेख किस लिपि में लिखी गई है? तो ये जो है मनसेहरा और साहबगढ़ी अभिलेख जो है अशोक का वो खरोष्टी लिपि में लिखी गई है। जी तो खरोष्टी लिपि में ये लिखी गई। हमारा अगला प्रश्न है, अशोक का कौन सा अभिलेख 2 लिपियों में प्राप्त हुआ है? तो अशोक का जो सार एक कुना अभिलेख था, जी हाँ, तो सार एक कुना अभिलेख था वो 2 लिपियों में प्राप्त हुआ है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है, अशोक ने, जी हाँ, तो अशोक ने किस लिपि का प्रयोग राष्ट्रीय लिपि के रूप में किया है? तो ब्राह्मणी लिपि का प्रयोग जो है राष्ट्रीय लिपि में किया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, अशोक ने, जी हाँ, तो अशोक ने शिलालेखों की लिपि क्या थी? जी हाँ, तो अशोक के जो शिलालेखों की लिपि जो थी वो क्या थी? तो अशोक के शिलालेखों की लिपि जो थी वो ब्राह्मणी थी। जी हाँ, तो अशोक के जो शिलालेख था उसकी लिपि ब्राह्मणी थी। तो दोस्तों आप लोग बताइए कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों जिन लोगों ने हमारे चैनल स्टडी वाईफाई जीके की दुनिया को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे के दिए गए रेड बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो का सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। आज का ये वीडियो देखने के बाद अगर आपको कोई सूचना या सुझाव या शिकायत है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें। तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।